तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सदल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज ना इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो उसमें क्या है कि आज हम क्रैमर्स रूल पूरा कर लेंगे और उसके साथ एक और रूल होता है ना, तो वो सारा हम कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो साथ साथ बने रहो, एक आधा क्वेश्चन PYQ भी इसमें ले लेंगे। तो देखो ध्यान से, जैसे कि अगर मेरे पास मैट्रिक्स होता है, ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स एक एरे होता है जो कि रो और कॉलम में होता है। ठीक है, रो हम कैसे देखते हैं, इस ऐसे इनको रो बोलते हैं और जो ऐसे वाले होते हैं इनको कॉलम बोलते हैं हम। ठीक है, अब इसकी ऑर्डर अगर बात करी जाए कि मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या होती है, देखो थोड़ा ना तेज पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि एग्जाम सिर पर ही है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, और मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मैट्रिक्स के बारे में आपको पता भी है। ठीक है, अब इसका अगर मैं ऑर्डर देखूँ तो ऑर्डर लिखा जाता है M क्रॉस N में। ठीक है, ऑर्डर देखा जाता है M क्रॉस N में। ठीक है, तो M क्रॉस N में ऑर्डर देखते हैं, तो इसका सर M का मतलब होता है सर रो, नंबर ऑफ रोज, कि उस एरे में कितनी रोज हैं। N का मतलब होता है कि कॉलम्स, उसके अंदर कितनी कॉलम्स है। ठीक है, अब देखो रोज कितनी है मेरे पास, एक रो और दो रो, यानी दो रोज हैं। और कितनी कॉलम है मेरे पास, एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम, तो मेरे पास तीन कॉलम है, यानी मेरे पास कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमिलरली ये भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया मेरे पास। तो आई होप कि आपको ऑर्डर समझ में आया होगा कि ऑर्डर का मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। ऑर्डर निकालते हैं M क्रॉस N। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर सर इन केस मेरे पास M इज इक्वल्स टू N हो जाए, यानी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास इक्वल हो गए, तो उसमें उस केस में क्या होता है, इसको हम बोल देते हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं कि सर अगर मुझे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है, जैसे A प्लस बी निकालना है, तो A प्लस बी निकलेगा कैसे, तो A प्लस बी में क्या करना होता है, सिंपल आपको क्या कर देना है, एडिशन कर देना है। ठीक है, जैसे कि मेरे पास 7 2 0 7 1 5 दिया हुआ है, एड 2 1 8 3 4 6 ऐसे दिया हुआ है, तो इनको सिंपल आपको ऐड कर देना है। 7 से 2 को ऐड कर दोगे, कितना आएगा, 7 प्लस 2 9, 0 प्लस 8 8, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 1 3, 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 6 11, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इनका ऑर्डर बिल्कुल सेम हो। जैसे 2 क्रॉस 3 का है तो इधर भी 2 क्रॉस 3 का होना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी आप दोनों मैट्रिसेस को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। और अगर मैं कहता सर A माइनस बी करना है, तो A माइनस बी आप कैसे करते हैं, सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब दूसरी चीज, आपको ये पता होगा कि सर मेरे पास क्या होता है, एक मल्टीप्लीकेशन जो होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पहले मल्टीप्लीकेशन आपको बताता हूं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस आपके पास कैसे निकलता है, जैसे अब मुझे ना ये A और B था, अब मेरे को A क्रॉस B करना है, समझना। ठीक है, तो A क्रॉस B क्या होता है, आपको ये चेक करना है कि ना सर इनके ऑर्डर, जैसे कि मेरे पास अगर मैं इसको लिखूं ध्यान से, 7 2 0 7, अभी मैं 2 क्रॉस 2 का ले रहा हूं मैट्रिक्स, ये हो गया, और B मैट्रिक्स मेरे पास कोई समथिंग है 2 1 8 3, मैंने ऐसे ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और ये भी मेरे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको क्या करना है सर, इसकी रो की मल्टीप्लाई, इसकी रो उठानी है और इसका एक कॉलम उठाना है। क्या बोला मैंने, इसकी एक रो उठानी है और इसका एक कॉलम उठाना है और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मेरे पास A क्रॉस B क्या आएगा, देखो ध्यान से, सो 7 इंटू 2, 7 इंटू 2 कितना होता है, 14। ठीक है, अब 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, इनको ऐड कर देना है, तो इससे आपके पास एक एलिमेंट मिलेगा, समझे। अब क्या करोगे, इस वाली रो को
इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 7 × 8 करोगे। 7 × 8 कितना होता है आपके पास? 56 प्लस 0 × 3 करोगे तो वो 0 हो जाता है। बस बात खत्म। तो आगे जो रो है, ये वाली रो है मेरे, उसके लिए तीसरा कॉलम नहीं है ना, तो यानी मेरे पास एलिमेंट 3 भी नहीं मिलेगा। समझ लो, ठीक है। अब देखो, अब मेरे को 2 और 7 की मल्टीप्लाई, अब मैं दूसरी रो उठाऊंगा। अब मैं दूसरी रो उठाता हूँ और इसके साथ कॉलम के साथ इनकी एक एक बार ही मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 × 4, 2 × 2 प्लस 7 × 1। अब क्या करोगे, ये इसका और इसका काम कंप्लीट हो गया। अब 2 × 8 प्लस 7 × 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करोगे सर, A क्रॉस B इक्वल्स टू, अब इसको करोगे, ये 14 हो गया, ये आपके पास 56 हो गया। इसको करो 4 + 7 कितना होता है आपके पास? 11। इसको करो 8 × 2 = 16, 16 + 21 आपके पास कितना हो गया? 37 हो गया। तो ये A क्रॉस B आ गया आपके पास। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। एक चीज का बहुत ध्यान रखना आपने कि सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मेरे पास तभी पॉसिबल होगी, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें मैंने बताया था सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, आपके पास ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इसमें तभी पॉसिबल होगी जब फर्स्ट वाले के ऑर्डर वाले का पीछे का, बहुत ध्यान से समझना, ये पीछे वाला ये जो ये होता है 2, और इसके फ्रंट वाले का, यानी दूसरे वाले का फ्रंट और ये इसका लास्ट, अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों आपके पास सेम है तो ही आप मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे, नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतनी बात ध्यान रखना। अच्छा, और जो आपके पास रिजल्ट मैट्रिक्स मिलेगा, यानी ए बी मिलेगा आपको, तो वो आपको कौन सा मिलेगा? जो इसका फर्स्ट वाला और इसका जो लास्ट वाला है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी 2 × 2 मिला मुझे। समझ में आई इतनी बात, ठीक है। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। अब जैसे मैं अगर इन दोनों का करूँ, मुझे कह दे कि ना सर A × B निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है? 2 × 3, और इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 3। अब देखो, इसका ये और इसका ये सेम नहीं है ना, तो इनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे पॉसिबल नहीं है, थोड़ा समझना। सर इसकी अगर मैं रो उठाता हूँ पूरी, अगर मैं इसकी पूरी रो उठाता हूँ, ये हटा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। इसकी पूरी रो उठाई और इसका एक कॉलम उठा लिया मैंने, ठीक है। अब देखो 7 की मल्टीप्लाई 2 से तो हो जाएगी, इन दोनों का एलिमेंट का मेल हो गया। 0 के लिए मेरे पास 1 भी है, लेकिन 1 के लिए मेरे पास एक और एलिमेंट है ही नहीं, तो इस 1 का मैं क्या करूँगा? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, बिल्कुल, है ना। अब इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको रो से, मतलब आपको मैट्रिक्स मेथड से यूज़ करो, ये करो। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब मैट्रिक्स फॉर्म करोगे तो उसको आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो उसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो ध्यान रखना कि आपको मैट्रिक्स इस फॉर्म में बनानी है कि इसके पीछे वाला एलिमेंट और उसका फ्रंट वाला एलिमेंट मैच कर जाए। बहुत प्यार से क्वेश्चन होंगे, आपको कहीं से भी इतनी सी भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। क्या करना है आपको? फॉर्म, मतलब मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म करनी है जो कि उसका लास्ट वाला एलिमेंट, मतलब ये इसकी कॉलम और उसकी रो मैच कर जाए, ऐसे आपको फॉर्म करना है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी के लिए इतना नोट करो, फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ इसके बारे में, फिर क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, इसमें ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि सर अगर मेरे को कोई पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि सर 2 में ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरे पास आंसर 2 ही आ जाए, 49 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 49 आए। तो उसमें आप कहोगे कि सर इसमें 0 जोड़ दो आप, है ना, तो आपका 2 आएगा। यानी 0 जो है आपके पास क्या होती है? एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसी अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि 2 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आंसर 2 आ जाए, ठीक है। आपका आंसर होगा कि सर 1, और 49 में या कोई सा भी नंबर ले लो, उसके अंदर आप कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करोगे सेम रिजल्ट है, तो इसका मतलब होता है सर ये,
तो ये आइडेंटिटी होती है। इसी तरीके से मैट्रिक्स की आइडेंटिटी होती है। मैट्रिक्स की क्या आइडेंटिटी होती है? वो होती है, ये होती है स्क्वायर में, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ये, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि सर इसकी मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी मैट्रिक्स से कर दो तो वो आपके पास वही मैट्रिक्स वापसी आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है। तो इसका हम कैसे बनाते हैं, जैसे मैं ना अभी 3x3 के बना रहा हूँ आपके पास, ऐसे 2x2 की भी होती है। तो वो होती है सर इसके डायगोनल में 1 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट्स आपके पास क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर ये स्क्वायर 2x2 की हो तो 1 1 0 0, ये आपके पास इतनी कितनी बन जाएगी, ये 2x2 की बन जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको हम बनाते हैं जैसे कि a की पावर t निकालनी है मुझे, ये a है, a की पावर t निकालनी है, या फिर इसको बना देते हैं a डैश से भी, ये अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है सर, जैसे मेरे को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो इसका मतलब ये होता है कि सर जो रो है उसको ना कॉलम में लिख दो आप। ऐसे एक और रो है ना 1 2 -3, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 2 - 1 4 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। देखो रो है, अब पहली रो का काम कंप्लीट हो गया, दूसरी रो मैं उठा रहा हूँ और उसको ऐसे लिख रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 2 - 1 और 4। इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब क्या मेरी दूसरी रो हो गई, तीसरी रो को उठा लेता हूँ, उसको कॉलम में लिख देता हूँ 3 4 1। देखो ध्यान से, यही आ गया आपके पास, तो ये आपके पास रिजल्टेंट हो गया इसका, ठीक है। तो ये इसको ट्रांसपोज कहते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब बात करते हैं सर सिमेट्रिक और क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होता है कि अगर मैं ए का ट्रांसपोज करूं और मेरे पास रिजल्ट ए ही आ जाए। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे मेरे पास ए है, वो ए मेरे पास क्या है 1 2 3 2 2 1 4 3 1 3 4 1। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो इसका ट्रांसपोज मेरे पास क्या आएगा, 1 2 3 को ऐसे लिख दिया मैंने, 2 1 4 को ऐसे लिख दिया और 3 1 4 को ऐसे लिख दिया। तो अब देखो ये और ये सेम है ना, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए आ गया मेरे पास। तो इसका मतलब होता है कि सर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये बात समझ में। अब जैसे कि मैं एक ले लूँ, मेरे पास क्या ले लूँ सर 4 0 0 -4, ठीक है। मैंने इसको ऐसे ले लिया, तो मैं ऐसे लिखूँगा, ऐसे लेने की बजाय इसको ऐसे ले लेते हैं 0 4 -4 0, ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, तो इसका मेरे पास ट्रांसपोज क्या आएगा सर 0 4 और -4 0। अब अगर मैं इसमें से माइनस का साइन कॉमन निकाल लूँ, माइनस का साइन अगर कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास क्या रहेगा रिजल्ट इसका, माइनस का साइन कॉमन निकालने का 0 4 -4 0 हो जाएगा ये, ठीक है। और आप देखो सर ये मेरे पास ए है, यानी मैंने ए ट्रांसपोज किया और मेरे पास माइनस ऑफ ए आ गया। तो ये प्रॉपर्टी होती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। इतनी बात क्लियर होगी, बस थोड़ा बहुत जान लो, इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ऐसे सर, आप इसको किसी से भी कर सकते हो, एक कोई सी भी रो पकड़ लो या फिर कोई सा भी एक कॉलम पकड़ सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये मैंने क्यों लिखा है कि जब भी आपको जोन सी भी रो पकड़ोगे उसके हिसाब, या जोन सी भी रो पकड़ लो या फिर कोई सी भी आप कॉलम पकड़ लो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लस माइनस साइन लगाना है। कैसे, जैसे मैं फर्स्ट रो पकड़ रहा हूँ, हर कोई इसी से ही करता है सॉल्व, तो उसका 2 पकड़ लिया मैंने, एक बारी क्या पकड़ा 1, ऐसे लगाती है ब्रैकेट, और 4। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये प्लस माइनस साइन का मतलब क्या, मैंने ये वाली रो ली है ना, तो इसके अकॉर्डिंग पहले का प्लस प्लस है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में माइनस है, यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये काम था इन साइन का, ठीक है। अब देखो सर, अब मैं इसको इसके अकॉर्डिंग मैं अगर करता हूँ तो इसकी फर्स्ट रो छुपा दो, इसकी कॉलम छुपा दो, और इसी की कॉलम, देखो इसकी रो छुपा दी और इसकी कॉलम छुपा दी मैंने, तो मेरे पास क्या बचेगा 0 × 5, और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 0 × 5, ठीक है, -3 ×
2। अब इसकी a, तो इसकी आपने ये छुपानी है और ये छुपानी है, तो क्या बचेगा 1 × 5 माइनस 3 × 4। ठीक है, अब 4 है, आपको ये छुपाना है, ये छुपाना है, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 × 2 और 0 × 4 माइनस 0 × 4। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, अंदर सॉल्व कर दोगे 2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा -6, 0 है क्योंकि ये -1, 5 माइनस 12 प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो अब इसका रिजल्ट आपके पास क्या आएगा सर, -12 और ये आपके पास क्या आएगा -7, तो +7 हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा +8, तो 8 और 7 तो 15 -12 विच इज इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ऐसे बनाते हैं या फिर इसको ना ऐसे ट्रायंगल भी बना देते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो एक क्वेश्चन है कि ना सर फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब मुझे ना इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है सर, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एडजॉइंट ऑफ ए है क्या, तो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए है क्या। इस क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालूँ तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या आएगा सर, मैं इसको ना अलोंग रो 1 से कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 एज इट इज़। अब इसका 3 × 1 मतलब इसकी रो छुपा दी और इसका कॉलम छुपा दिया। 3 × 1 -1 -2 आ जाएगा, वो लिखा था अभी मैंने, कॉलम याद आया होगा आपको। इसकी रो छुपा दी मतलब इसका कॉलम छुपा दिया और इसकी रो छुपा दी। 2 × 1 2, 5 × 1 5 प्लस। अब देखो प्लस लगाना था मुझे, लेकिन इसके साथ माइनस का 1 है तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। ये आ गया, इसकी कॉलम छुपा दी, इसकी रो छुपा दी। 2 × 1 प्लस 15। ठीक है, माइनस का 15 है, बीच में माइनस का साइन आता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, अभी क्या आ जाएगा आपके पास 3 - 1 2 और ये आपके पास माइनस का 3 आएगा। माइनस का 3 प्लस इंटू -2 क्या होगा +6। अब ये कितना आएगा 2 और 15 13 और 13 में से माइनस मतलब माइनस 13 इंटू -1 क्या हो जाएगा +13। तो कितना हो गया सर 6 और 2 8 प्लस 21 हो गया ये। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास क्या आ गया 21 आ गया। अब बात ये है कि सर एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, समझे, माइनर्स और कोफैक्टर्स। अच्छा, अब ये माइनर और कोफैक्टर होता क्या है। ठीक है, माइनर होते हैं आपके, जैसे मुझे सीधा आप कोफैक्टर समझो, माइनर छोड़ो। ठीक है, अभी पहले कोफैक्टर निकालते हैं। तो मेरे को जैसे कोफैक्टर C11 निकालना है। ठीक है, आपको 1 पता है, 1 का मतलब पहली रो और पहली कॉलम का एलिमेंट। C12 निकालना है, C13 निकालना है, C21 निकालना है, C22 निकालना है, C23 निकालना है, C31 निकालना है, C32 निकालना है, C33 निकालना है। तो C11 निकालते हैं हम। C11 निकालने का मतलब ये है कि सर पहले रो 1 का मतलब होता है पहली रो और पहली कॉलम। पहली रो और पहली कॉलम दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पे। तो यानी इसका छुपाओ और इसका छुपाओ, इसको लिख दो 3 1 1 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड का फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, यहाँ पर। तो बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख दो 2 5 1 1। समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट होगा थर्ड, ये और ये, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 5 3 1। ठीक है, साथ साथ लिखते हैं फटाफट से। दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम 1 1 1 -1 और 5 1 1 -1 और 5 1।
ठीक है। C22 ये वाला आएगा C22, ठीक है। 1 -1 1 -1 और 5 1, ठीक है। अब C33 तो आपके पास क्या आएगा C23 में, ये छुप गया, ये छुप गया, 1 2 और 5 1, C31 इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, 2 -1 3 1 3 2 1 2 -1 1, C33 1 2 2 3, ठीक है। ये आपके पास आ गया। अब क्या करना है आपको, इसको सॉल्व कर लेना है। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मैं इसको ना मैट्रिक्स में ही लिखूंगा, ठीक है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये आपके पास जो मैंने लिखे हैं इनको कहते हैं माइनर्स, ठीक है। अब ये कोफैक्टर्स कैसे बनेंगे, कोफैक्टर्स ऐसे बनेंगे जब मैं वो वाली जो मैंने आपको बनाई थी कॉलम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो वही आपको यहाँ पे लिख देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अब ये आपके पास क्या हो गया, अब ये कोफैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इसको सॉल्व कर लो, 3 और 3 -1 2, बाहर क्या है साइन प्लस का, 2 -5 -3 और बाहर क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस का 3। अब क्या करोगे इसको, 2 और -15 कितना होता है, -13, ये लिख दिया आपने, समझ में आ रहा है। अब देखो 1 और -5 कितना होता है, माइनस का 4, 1 और प्लस का 5 6 और बाहर प्लस का साइन है, 1 और माइनस का 10, 1 और माइनस का 10 कितना होता है, माइनस का 9। अच्छा बाहर माइनस का भी है तो ये प्लस का हो जाएगा, समझे कुछ। 2 और माइनस का 3, 2 और प्लस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है। मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दी है, 1 और प्लस का 5 6 हो जाएगा ये, है ना, 6 और माइनस का 6, ये माइनस का 6 आएगा इधर, ठीक है ना। यहाँ पे ये दो बार कैसे हो गया, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ठीक है ये आ गया। अच्छा अब क्या करोगे इसको, 2 × 1 और माइनस प्लस 3 5 हो गया और बाहर प्लस का साइन है, 1 + 2 कितना होता है 3, बाहर माइनस का है -3, इसको सॉल्व करो, 3 और -4 कितना आ गया, माइनस का 1, बाहर प्लस का है तो उसको माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, यही होता है, ठीक है। बस क्या करना है आपको, इसका ट्रांसपोज कर देना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 2, इसको ऐसे लिख देंगे 3 -13 -6 और 9 5 -3 -1, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या था, ए इनवर्स निकालने का तरीका क्या था मेरे पास, ए इनवर्स निकालने का तरीका था 1/a एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए 21 आया, तो 1/21 और एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है 2 3 -13 -6 6 9 5 -3 और -1, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट हो गया। आई होप कि आपको कोफैक्टर्स, माइनर्स और ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक चीज़ और कि ना सर आपको ये ध्यान रखना है कि सर ए की मल्टीप्लाई अगर मैं आइडेंटिटी से कर रहा हूँ तो वो मेरे पास ए आता है, ठीक है। और अगर ए इनवर्स इनटू ए कर रहा हूँ तो वो मेरे पास क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, आप इसको जब तक नोट करो फटाफट से, आप क्रैमर्स रूल पे चल रहे हैं फटाफट। देखो आपके पास ये क्वेश्चन है कि ना सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय इनवर्स मेथड। तो आपको ना इसको सॉल्व करने के इनवर्स मेथड, एक 3 मेथड होते हैं, एक इनवर्स मेथड होता है ये वाला, दूसरा आपके पास होता है रो एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा आपके पास होता है क्रैमर्स रूल।
एक और होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड, और ये तो वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं नहीं कराऊंगा। तो अब इसके बाद देखो ये है आपके पास, अब मुझे इसको इन्वर्स मेथड से बोल रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास क्या हो रहा है, अगर मैं सर इसमें ए बनाऊं, आपको ना इसमें क्या करना होता है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना होता है एक ए। तो इसका कोफिशिएंट क्या है सर, 1 2 3 3 1 2 और इसका 2 3 1। ठीक है, अब एक आपके पास क्या बनाना होता है, एक एक्स मैट्रिक्स बनाना होता है जो कि होता है एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक आपको बनाना होता है बी मैट्रिक्स, वो क्या होता है, तो इसके वो है 14 11 11। अभी हमने किया क्या है, बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट ये आएगा, यानी मेरे पास ये कुछ ऐसी फॉर्म में बन रहा है, ए इंटू एक्स कर लो आप, और वो बी के इक्वल आ रहा है। कैसे, देखो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू में किसके, 14 11 और 1। तो ये मेरे पास किसके इक्वल हो गया, 14, यानी ये इक्वेशन मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स में, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को इनको कन्वर्ट कर लिया मैंने मैट्रिक्स में। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्या हो कि ना सर, अगर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ और इधर भी ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा। और आपको बताया था मैंने कि सर ए इंटू ए इनवर्स आपके पास क्या होता है, आई होता है ना, तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो यानी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी। अच्छा, ये आई कहाँ से हट गया, किसी भी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से अगर आप करोगे तो वो सेम मैट्रिक्स आता है, तो इसलिए यहाँ पर x बचेगा। तो एक्स वाई जेड की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, इसमें ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, ए इनवर्स का फॉर्मूला भी बताया था मैंने, इनवर्स मेथड से बोल रहा है, इनवर्स मेथड से बोल रहा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, समझ गए, एडजॉइंट ऑफ ए अब आप निकाल सकते हो। तो मैं ना इसमें से देख लेता हूँ फटाफट से, तो आपको क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, क्योंकि मेरे को आगे भी कराना है, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, और भी मेथड इसी वीडियो में कर देंगे ना। तो इसकी वैल्यू 18 आई हुई है, और आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकला हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है ना कैसे निकालोगे, कोफैक्टर्स बना करके प्लस माइनस लगा के। ठीक है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा, एक बारी खुद से निकालने की कोशिश करना इसको। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आएगा -5 1 7 +5 -5 1 1 7 -5। ठीक है, तो मेरे पास इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/18 -5 1 7 5 5 -5 1 1 7 -5 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे ही आपके पास ये आ गया, तो अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इनवर्स b करके, a इनवर्स आपके पास ये है -5 1 7 5 -5 1 1 7 -5। ठीक है, इंटू b करके, b क्या था आपके पास, b था ये 14 11 14 11 11। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास क्या आएगा, देखो 15 मतलब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो कितना आएगा आपके पास। अच्छा देखो, इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो 3 × 3 है, और ये मेरे पास क्या है 3 × 1, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसकी रो उठाओ, इसकी कॉलम, तो -5 × 14। ठीक है, इनकी वैल्यूज में फटाफट से लिख देता हूँ, क्या आएगा आपके पास, अच्छा इन्होंने डायरेक्ट करा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको इसके साथ करोगे तो 70 आ जाएगा माइनस का, इसको इसके साथ करोगे तो प्लस का 55, इसको इसके साथ करोगे तो प्लस 11। अच्छा, इधर ना आपके पास 1/18 भी है। ठीक है, अपॉन में, अब इसको इसके साथ करोगे तो 14, इसको इसके साथ करोगे तो -55
इसको इसके साथ करोगे तो प्लस का 77, इसको इसके साथ करोगे तो क्या आएगा आपके पास 14 × 7 तो 98 प्लस 11 माइनस 55, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/18 66, ठीक है 66 माइनस 70, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गई है क्या? $77 प्लस 14 तो कितना आ गया आपके पास 11, 91 माइनस 55, 98 प्लस 9 और 109 माइनस 55, ठीक है। अब आप इसको रैंडमली सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 2 3, और ये x किसके इक्वल था आपके पास, x y z के इक्वल था, ठीक है। एक बार इसको नोट करो फिर हम चलते हैं आगे। अब देखो क्रैमर्स रूल समझ सकते हैं अब हम फाइनली, ठीक है। हमें ना सारी चीज़ें समझ में आ गई मैट्रिक्स के बारे में, तो क्रैमर्स रूल समझने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो क्रैमर्स रूल क्या कहता है कि ना सर आपको 3 इक्वेशंस दी हुई होंगी, पहली दूसरी तीसरी, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपने। अब इन तीनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करोगे आप, ये आपको इस फॉर्म में बना लेना है। आपको पता है इस फॉर्म में आप डालोगे इसको आराम से, है ना। जो आपका ए होगा, जैसे ए मेरे पास इधर क्या बनेगा, ए मेरे को मिलेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यही मिलेगा। तो इसको क्या करना है आपको, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के रख लेना है। इसका डिटर्मिनेंट आप जैसे निकाल के रख लोगे, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, सर x आपका कैसे मिलेगा, जो इधर k बना है, जो ये k बना है, इसको आपको पहले x वाली टर्म्स हैं सारी इसकी जगह साथ रख देना है, ठीक है। वो उससे फिर आपका x निकल जाएगा, मतलब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। इसी तरीके से y आपको फाइंड करना है। तो y कैसे फाइंड करोगे, आपको अब क्या करना है, जो ये k वाली वैल्यूज है y की जगह पे रख देनी है, यानी b1 b2 b3 की जगह पे k1 k2 k3 रख देना है, और फिर उसको इन दोनों के डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देना है। z कैसे निकलेगा, तो z वाली जगह पर आप c1 c2 c3 की जगह पे आप k1 k2 k3 लिख दोगे, और b1 b2 b3 और a1 a2 a3 अपनी जगह पे रहेंगे, और उनको डिवाइड कर दोगे। तो ऐसे आपके पास x और y और z की वैल्यू आ जाएगी। ये बेसिक सा क्रैमर्स रूल है, बहुत आसान है, ठीक है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं अगर इसमें ए मैट्रिक्स बनाऊं तो मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या बनेगा, ए मैट्रिक्स बनेगा मेरे पास सर 1 2 3 2 3 1 3 4 2, ये बना। अब इसका आप अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे तो वो आपके पास 11 आएगा, डिटर्मिनेंट, है ना, ठीक है। आपके पास 11 आ गया। अब मुझे ना x1 की वैल्यू निकालनी है। इसने बोला कि सर सॉल्व इट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 x2 और x3, तो बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा सर 1 2 3। अब देखो इसकी जगह पर ये वाले आए थे कोफिशिएंट, अब मुझे इसकी जगह पे क्या रख देना है, ये k वाले, यानी 6 12 और 7, ठीक है। बाकी ये सब एज इट इज 2 3 1 3 4 2 एज इट इज, और डिवाइड बाय किससे कर दोगे 11 से, ऐसे ही x2 निकलेगा। x2 आपके पास क्या निकलेगा सर 1 2 3 एज इट इज। अब x2 वाली पे जगह लिखना है, बाकी
सब एज इट इज़ है। और इस वाली रो की जगह क्या आ जाएगा 6, 12, 7 और उसको डिवाइड कर देना है किससे 11 से। इसी तरीके से x3 निकलेगा। x3 कैसे निकलेगा सर, x3 वाली रो मेरे पास ये है कॉलम, तो ये दोनों सेम रहेंगी 1 2 3 2 3 1 और इधर क्या हो जाएगा आपके पास, क्या लग जाएगा 6 12 और 7, ठीक है, अपॉन 11। तो x1 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे आप तो आपके पास क्या आएगा 11/11 और x2 पे क्या आएगा आपके पास 22/11। इसमें आ जाएगा आपके पास x3 में, इसमें भी 11/11 आ जाएगा, ठीक है। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 1, x2 की वैल्यू क्या हो गई आपके पास 2, x3 की वैल्यू आपके पास क्या हो गई 1। तो ये सिंपल सा क्रैमर्स रूल है, ठीक है। आई होप कि आपको क्रैमर्स रूल समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। बड़ी मुश्किल से वीडियोस बना पा रहा हूँ मैं, मेरे पास टाइम नहीं होता पूरे दिन। चलो जो भी है आप अपना प्यार दिखाएंगे और ऐसा मैं आप नौबत ले आऊँगा कि आपसे सब्सक्राइब करवा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो अब ठीक है, अब अगली क्लास से हम क्या करेंगे, अब ना PYQs करने शुरू करेंगे, ठीक है। टॉपिक करेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं देख रहा था इसमें काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम ना PYQs उठाएंगे, चाहे 10 PYQ करें चाहे 5 PYQ करें, हम ना PYQ करेंगे अब, ठीक है। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ना हाँ सर यही करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।